हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इस बारे में डिस्कशन करेंगे। ये संविधान के भाग 6 में इसका उल्लेख किया हुआ है। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, जो केंद्रीय एक तरह से कार्यपालिका के वो प्रधान के रूप में कार्य करते हैं। तो आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद के रूप में हम लोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज के जो टॉपिक है, इसके हाइलाइट्स क्या क्या, पहले उसको देख लेते हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद क्या है, इसके प्रावधान को देखेंगे, फिर इसके बारे में संवैधानिक प्रावधान क्या है वो देखेंगे, फिर मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति क्या होती है, राष्ट्रपति को जो मंत्री सलाह देते हैं या मंत्रिपरिषद जो सलाह देती है उसके बारे में देखेंगे, फिर मंत्रियों की शपथ के बारे में देखेंगे, कैसी शपथ है इनकी, फिर मंत्रियों के उत्तरदायित्व के बारे में देखेंगे, फिर मंत्रिपरिषद की संरचना के बारे में देखेंगे, और लास्ट में हम जो आज अध्ययन करेंगे उसके आधार पर जो क्वेश्चन आए, क्वेश्चन मैं दूंगा, आप उसको सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। दूसरा कथन है, संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, ये जो है ना 4 श्रेणियां हैं, ये 4 श्रेणियां नहीं है बल्कि 3 श्रेणियां हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें राज्य मंत्री हैं, उप मंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री हैं। ये जो स्वतंत्र प्रभार वाले हैं ये एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं। ये दोनों अलग अलग कैटेगरी नहीं है, ये एक ही कैटेगरी है, ठीक है। तो इस तरह से 4 श्रेणियां हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर सी हो गया, जो दोनों सही है। हालांकि यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर देना हम लोग का महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, बस अभी देखना है कि कैसे ये क्वेश्चन आते हैं। जब इस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो खुद ही आंसर दे देंगे, तो पहले कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन का आंसर देना। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरा कथन है, अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो ये दोनों कथन सही हैं, इसका सही आंसर है। देखेंगे आगे कैसे होता है, ठीक है। चलिए, तो अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला टॉपिक है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में प्रावधान किया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस व्यवस्था में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद होती है। यानी कि जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो तो राष्ट्रपति होता है, जो नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। लेकिन जो सरकार का, जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मंत्रिपरिषद करती है, जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो वही चीज है, इस व्यवस्था में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद होती है, जिसका नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। आपने देखा कि केंद्र में सरकार गठित हो गई है, ठीक है। जो चुनाव हुआ था इसमें जो निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, उन्हीं के नेतृत्व में गठित हुई सरकार, ठीक है। तो आपने पूरा इसको देखा होगा। फिर देखिए, संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता, यानी कि सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये अनुच्छेद 74 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति इसी की सलाह और सहायता से कार्य करेगा। राष्ट्रपति को कुछ विवेकाधीन शक्तियां मिली हुई, हमने राष्ट्रपति के चैप्टर में देखा हुआ है कि कुछ विवेकाधीन शक्तियां मिली हुई हैं, ठीक है। लेकिन बहुत जो कार्य राष्ट्रपति के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही उसे करना होता है, उसमें उसकी कोई मर्जी नहीं होती है। उसमें मर्जी किसकी होती है? मंत्रिपरिषद की होती है, ठीक है। तो यह ध्यान रखना है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों की अर्हता, नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, शपथ एवं वेतन तथा भत्ता के बारे में प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 75 में किया गया है, ठीक है। तो ये याद रखना है। फिर संवैधानिक प्रावधान क्या है मंत्रिपरिषद के बारे में? तो देखिए, अनुच्छेद 74 में क्या किया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जो निम्नलिखित कार्य करेगी। अब क्या करती है? देखिए, राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करेगा। तो यहाँ पे सलाह और सहायता मतलब बहुत थोड़ा सा काम राष्ट्रपति अपने मन से करता है। और कौन कौन सा काम करता है हम लोगों ने देखा है कि एक तो होता है राष्ट्रपति जो होता है,
अगर आम चुनाव में किसी सत्ता दल मतलब किसी पार्टी या गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिला हुआ है तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति में थोड़ा सा विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। दूसरा, आकस्मिक अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई और सत्ताधारी दल ने किसी को उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया है तो उसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। इस तरह का हमने देखा था कि जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनकी हत्या हो गई थी तो उस समय ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे तो उन्होंने क्या किया था कि राजीव गांधी को तत्काल प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त कर दिया था। ठीक है, इसके पहले 2 बार ऐसी घटनाएं और घटी। जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी तो उस समय गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में थे। फिर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई तो फिर उसमें गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखा वहाँ पे, तो एक तो उस समय कर सकता है। तीसरा वो कर सकता है कि जब सरकार जो है जो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के कारण या अल्पमत में आ गई है और वो कोई सलाह देती है राष्ट्रपति को तो उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो इस तरह राष्ट्रपति इन चीज़ों में विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है, लेकिन वो मोस्टली जो कार्य है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। ठीक, दूसरा इसमें देखते हैं क्या है, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। मतलब मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है इसकी जांच किसी न्यायालय में नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये चीज़ आज संवैधानिक प्रावधान है। फिर देखते हैं मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध क्या किया गया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा। आपने देखा होगा कि जो नई मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन किया? राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रपति की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। फिर देखिए, एक चीज़ देखे होंगे कि ये बहुत ध्यान में आपके दिमाग में आया कि इतना मंत्रिमंडल हो गया है जिसमें इतने कैबिनेट मंत्री हैं, इतने राज्य मंत्री हैं, इतने उप मंत्री हैं, आपने देखा होगा। तो उसमें एक चीज़ देखा होगा कि कई बार डिबेट में आया कि प्रधानमंत्री इतने मतलब लोगों को मंत्री बना सकते हैं, अभी मंत्रिमंडल में इतनी जगह खाली है, ये है। आपने तमाम तरह की डिबेट सुनी होगी, तो उसका क्या रीजन है? तो देखिए, जो 91वें संविधान संशोधन है ये अधिनियम 2003 में लाया गया। इसके अनुसार प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या, मतलब प्रधानमंत्री सहित जो मंत्रिपरिषद के कुल सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यानी कि इस समय कितने सदस्य हैं? 543 सदस्य हैं लोकसभा में, तो इस 543 के 15% के बराबर ही क्या हो सकता है? मंत्रिपरिषद का गठन हो सकता है। इससे ज़्यादा मंत्रिपरिषद नहीं हो सकती है और उसमें प्रधानमंत्री इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया गया ये। ठीक है, अन्य क्या है? मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। यहाँ पे प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि अगर राष्ट्रपति किसी मंत्री को हटाना चाहेगा तो तत्काल हटा देगा, लेकिन हटाना क्यों चाहेगा? ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मतलब सलाह पे कार्य करेगा। किसी भी व्यक्ति को कभी भी मंत्री पद से बर्खास्त कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर या सिफारिश पर। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। बात सही है। लोकसभा में यानी कि निचले सदन में अगर मंत्रिपरिषद को, जैसे इसमें 543 सदस्य हैं तो इसमें 272 सदस्य होने चाहिए किसी भी दल को बहुमत प्राप्त करने के लिए। तो जानते हैं जो एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन को 293 या 294 सीटें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो आप इसको जान लीजिए कि 272 सीटें चाहिए। जब तक लोकसभा में 272 सीटें प्राप्त है तब तक राष्ट्रपति उसको कुछ नहीं करेगा, लेकिन जैसे 272 से आंकड़ा नीचे होगा बहुमत का तो वो तुरंत सत्ता क्या कर देगी? त्यागपत्र दे देगी। तो ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला क्या है? राष्ट्रपति मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो राष्ट्रपति, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, अब देखिए, कोई भी व्यक्ति संसद सदस्य न होने पर, देखिए जैसे होता है कि मंत्री जो है, मंत्रियों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री चाहे राज्यसभा के से किसी सदस्य को मंत्री के रूप में नियुक्त करे या लोकसभा के सदस्य से मंत्री को नियुक्त करे, इसमें वो स्वतंत्र है। वो किसी सदन से भी किसी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है प्रधानमंत्री। ठीक है, और ये काम राष्ट्रपति होता है कि राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य को मंत्री बना सकता है, लेकिन करेगा किसकी सलाह पे? प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। लेकिन एक तीसरा प्रावधान ये है कि कोई व्यक्ति अगर संसद सदस्य नहीं है तो उसको भी मंत्री बना सकता है राष्ट्रपति, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर ही किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी होगी। चाहे लोकसभा की सदस्यता लेनी होगी, चाहे राज्यसभा की सदस्यता लेनी होगी। अगर 6 महीने के अंदर वो सदस्यता नहीं ले पाता है तो उसको मंत्री पद से त्याग पत्र देना होगा। ठीक है, और एक बार में सिर्फ
एक ही बार ले सकता है। ये नहीं कि 6 महीने बाद फिर से इस्तीफा देके फिर बन जाएगा, ऐसा नहीं। एक जो लोकसभा होगी उसमें सिर्फ एक ही बार वो हो सकता है 6 महीने के लिए, नहीं तो उसको मंत्री पद बरकरार रखने के लिए किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी होगी। फिर अगला क्या है कि दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित होने वाला सदस्य मंत्री पद के लिए भी अयोग्य हो जाएगा, योग्य नहीं रहेगा। ठीक है, जब से दल बदल किया उसने, ठीक है, जो अनुसूची 10वीं में है, ठीक है, अनुसूची 10वीं में जिसका उल्लेख किया गया है, और 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भी उसमें प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति कैसे दल बदल के मतलब उसमें आएगा। तो अगर कोई व्यक्ति दल बदल के उसमें आता है क्षेत्र में, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो भी मंत्री पद नहीं रहेगा। तो ये चीज़ देखते हैं। फिर क्या है, अनुच्छेद 77 भारत सरकार द्वारा कार्रवाइयों का संचालन। अनुच्छेद 77 में क्या है, भारत सरकार द्वारा कार्रवाइयों का संचालन। इसमें पहला क्या है, केंद्र सरकार की समस्त कार्यपालक कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएंगी। तो देखते हैं जो भी कोई आदेश निकलता है या कोई सूचना निकलती है उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। या कोई भी जैसे आप यूपीएससी में नियुक्त हो जाएंगे या आपको इंटरव्यू का कॉल लेटर आएगा तो उसमें गजट जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, तो सब चीज़ें राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। राज्यों में राज्यपाल के नाम से की जाती हैं। ठीक है, चलिए, राष्ट्रपति के नाम से पारित आदेशों तथा अन्य दस्तावेजों को इस प्रकार अधिप्रमाणित किया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट हो। मतलब ऐसा कोई दस्तावेज होगा या आदेश होगा जैसे ऐसे लगेगा कि राष्ट्रपति ने ही बनाया है, इसको मंत्रिपरिषद ने नहीं बनाया है। ठीक है, क्योंकि अधिप्रमाणित कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर क्या है, राष्ट्रपति भारत सरकार की कार्यवाहियों को और सुगम बनाने के लिए तथा मंत्रियों के बीच कार्यों का आवंटन करने के संबंध में नियम बनाएगा। ठीक है, तो कार्रवाइयों को सुगम बनाने के लिए तथा मंत्रियों के बीच कार्यों का आवंटन के लिए राष्ट्रपति नियम बनाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति नियम बनाने का मतलब यहाँ पे सब कुछ मंत्रिपरिषद ही है। ठीक है, चलिए, अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या होते हैं, मतलब राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या हैं। पहला इसमें है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन से संबंधित मामलों के बारे में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों तथा विधायन के प्रस्तावों के बारे में सूचित करे। मतलब अगर मंत्रिपरिषद ने कोई निर्णय लिया है या किसी विधायन के संबंध में कोई प्रस्ताव है तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को इसकी सूचना दे या उसको बताए। ठीक है, अगला क्या है, प्रधानमंत्री संघ के प्रशासन से संबंधित मामलों तथा प्रस्तावित विधायनों के बारे में राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचना को प्रेषित करे। पहले में तो ये कि राष्ट्रपति खुद जाके दे ऐसे ऐसे प्रस्तावों के बारे में बताए, जो निर्णय लिए गए उनके बारे में बताए। फिर दूसरे में यह कि अगर राष्ट्रपति उसको मांगता है तो ये सूचना क्या करे, वो राष्ट्रपति को जाके दे। ठीक है, तो ये भी चीज़ है। तीसरा है, यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी ऐसे मामले पर जिसमें किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया जा चुका है किंतु जिस पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, उसे मंत्रिपरिषद के विचारार्थ भेज दे या रखवाए। जैसे कोई मंत्री इंडिविजुअल है, उसने किसी बात पे निर्णय ले चुका है, कोई विचार कर चुका है, लेकिन मंत्रिपरिषद ने अभी उस पर विचार नहीं किया है, तो राष्ट्रपति उसको मंत्रिपरिषद के विचारार्थ क्या करेगा, रखवाएगा। तो ये भी है। ठीक है, फिर क्या है, अनुच्छेद 88 में क्या है, सदन में मंत्रियों के अधिकार क्या क्या हैं। देखिए, प्रत्येक मंत्री दोनों सदनों में बोलने का अधिकारी होता है। अब देखिए, एक चीज होता है ना कि जो संसद सदस्य जिस सदन का सदस्य है, चाहे लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा में अभिभाषण देगा या अपनी बात रखेगा और उसी में मतदान करेगा। राज्यसभा का है तो राज्यसभा में भाषण देगा या अपना विचार व्यक्त करेगा, उसी में मतदान करेगा। लेकिन मंत्री जो होते हैं ना, प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री, वो किसी सदन के सदस्य हैं, वो दोनों सदनों में जाके बोलेंगे, अपनी बात करेंगे। ठीक है, वो राज्यसभा का है तो भी वो लोकसभा में जाके बोलेगा, अभिभाषण करेगा, अपना विचार व्यक्त करेगा। राज्यसभा का है तो लोकसभा में जाके करेगा। ठीक है, किसी सदन का है वो किसी सदन में बोलेगा, लेकिन वोट उसी सदन में देगा जिस सदन का वो सदस्य है। ये बात रखिएगा। ठीक है, तो यही चीज़ है कि प्रत्येक मंत्री दोनों सदनों में बोलने का अधिकारी होता है तथा संसदीय समिति, अगर किसी संसदीय समिति में कोई मंत्री सदस्य है तो उसमें भी अपनी बात जाके बोलेगा। अभी हम लोग देखेंगे संसदीय समितियां, तो बहुत सी ऐसी संसदीय समितियां हैं जिसमें कोई मंत्री सदस्य नहीं हो सकता, लेकिन कुछ संसदीय समितियां ऐसी होती हैं जिसमें मंत्री भी सदस्य होते हैं, तो उसमें भाग ले सकते हैं, उसमें बोल सकते हैं, अपनी विचार व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उन संसदीय समितियों में मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो सदन में भी ये उसी सदन में मत देंगे जिसके सदस्य हैं, दूसरे सदन में मत नहीं दे सकते हैं, भले जाके अभिभाषण देने, बात कर लें, ठीक, अपने विचार व्यक्त कर लें, लेकिन मत उसी सदन में देंगे जिसके सदस्य हैं। और किसी संसदीय समिति में ये जाके बोल तो सकते हैं, अपने विचार तो व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन संसदीय समितियों का सदस्य होते हुए भी ये मत नहीं दे सकते। अभी हम लोग आगे संसदीय समितियां पढ़ेंगे तो बहुत सी ऐसी संसदीय समितियां हैं जिनमें मंत्री अगर सदस्य अगर सदन से बनता है, किसी मंत्री बनता है कोई सदस्य समिति का, तो वो मंत्री वो सदस्यता त्याग देता है उस समिति से। ठीक है, फिर है मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत यह उपबंधित है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को उसके कार्यों के लिए सलाह देगी। अब ये था ना कि पहले ये था कि प्रधानमंत्री
का जो नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद होगी वो राष्ट्रपति को सलाह देगी। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार यही कार्य करेगा। मतलब पूरी तरह से राष्ट्रपति को बांध दिया गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया। लेकिन फिर 44वां संविधान संशोधन 1978 लाया गया, तो इसमें कहा गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, लेकिन अगर कोई विधेयक संसद से पारित होकर राष्ट्रपति के विचारार्थ जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, तो यदि वह विधेयक धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति, मतलब साधारण विधेयक है, तो राष्ट्रपति सदन के पास एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ये 44वें संविधान संशोधन किया गया जिसमें राष्ट्रपति को साधारण विधेयक पर पुनर्विचार का अधिकार दिया गया कि राष्ट्रपति सदन के पास उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन अगर पुनर्विचार करने के बाद संसद कोई संशोधन करता है या बिल को या विधेयक को मूल रूप में पारित करके फिर राष्ट्रपति को पास भेजता है, तो राष्ट्रपति उसको अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। फिर उस पर वो कोई निर्णय ले सकता, उसको अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। तो ये याद रखिएगा। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। यह उपबंध राष्ट्रपति एवं मंत्रियों के बीच अंतरंग और गोपनीय संबंध पर बल देती है। मतलब ये क्या है कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है, इसकी जांच किसी न्यायालय में नहीं की जा सकती। उसका कारण है कि जो मंत्रिपरिषद है या मंत्री है और राष्ट्रपति के बीच में जो एक बोलते हैं ना कि बहुत मतलब गोपनीय संबंध है, बहुत गहरा संबंध है इनके बीच में, कि वो बात बाहर नहीं लीक होनी चाहिए। तो इस कारण से इसकी जांच किसी न्यायालय में नहीं की जा सकती है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। फिर आता है UNR राव वाद। 1971 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि लोकसभा के विघटन होने के पश्चात भी मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होगी। जैसे लोकसभा का विघटन हो गया था, ठीक है, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो लोकसभा का विघटन हो गया, लेकिन उस समय क्या था, केयर टेकर मंत्रिपरिषद थी। मतलब प्रधानमंत्री भी क्या था, केयर टेकर थे कुछ दिन तक, जब तक कि वो नई शपथ नहीं लिए, 9 जून को शपथ नहीं ले लिए, तब तक वो जब इस्तीफा दिए और जब तक शपथ नहीं लिए तब तक वो पूरी मंत्रिपरिषद क्या है, केयर टेकर के रूप में काम की थी। ठीक है, तो यही चीज हो गया कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि लोकसभा के विघटन होने के पश्चात भी मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होगी। तो याद रखिएगा। पुनः शमशेर सिंह वाद 1974 में न्यायालय ने कहा कि जब भी संविधान को राष्ट्रपति की संतुष्टि की आवश्यकता होगी, यह संतुष्टि राष्ट्रपति की व्यक्तिगत संतुष्टि न होकर मंत्रिपरिषद की संतुष्टि होगी, जिसकी सलाह और सहायता पर राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग और कार्य करता है। तो इसका मतलब ये नहीं, जैसे नहीं कहा गया कि राष्ट्रपति को लग गया या राष्ट्रपति की संतुष्टि हो गई कि आंतरिक अशांति हो गई है या सशस्त्र विद्रोह हो गया है या कोई अध्यादेश जारी करने की है, तो इसका मतलब राष्ट्रपति की अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं है, बल्कि ये किसकी संतुष्टि है, मंत्रिपरिषद को ऐसा लगता है। तो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को ऐसा करने के लिए क्या कर सकता है, सलाह और दे सकती है कि राष्ट्रपति ऐसे करे। तो उसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसके अनुसार ही कार्य करेगा। यही बात कही गई है। अब देखिए मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ क्या होती है और उनका वेतन क्या होता है। तो देखिए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाया, राष्ट्रपति ने दिलाया, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने दिलाया। अब ये क्या है, तो मैं फला, जैसे कहा होगा ना कोई भी प्रधानमंत्री, मैं दामोदर दास मोदी, ठीक है, और नरेंद्र दामोदर दास मोदी उन्होंने कहा ऐसे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, या कोई मंत्री होगा, मैं फला भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखूंगा, मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, ठीक है, भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ये पद एवं गोपनीयता की उन्होंने शपथ ली है। सभी प्रधानमंत्री से सभी मंत्री लेते हैं। दिलाता कौन है, राष्ट्रपति दिलाता है। अब याद रखिएगा मंत्रियों के उत्तरदायित्व। तो एक होता है सामूहिक उत्तरदायित्व। संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। अनुच्छेद 75 में यह प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी तथा जब तक लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं करती है तब तक सभी मंत्री त्यागपत्र नहीं देंगे। मतलब जब तक अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता तब तक मंत्री बने रहेंगे। इसका मूल रूप यही है कि लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं, 543 सदस्य हैं। तो इसमें बहुमत कितना चाहिए, 272। तो जब तक सरकार को लोकसभा में 272 का आंकड़ा प्राप्त है तब तक मंत्रिपरिषद
अपना सामूहिक रूप से कार्य करती रहेगी। सामूहिक रूप से ये है कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास प्राप्त है। लेकिन ये आंकड़ा 272 से जैसे ही कम हो गया, मान लीजिए 271 हो गया, तो इसका मतलब है कि सरकार अल्पमत में आ गई है। अब सरकार को इस्तीफा देना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लोकसभा में यह विश्वास हो गया कि सरकार के प्रति अविश्वास है लोकसभा में, या लोकसभा में सरकार बहुमत खो चुकी है। तो यही मिला जुला के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यह भी है कि मंत्रिमंडल के निर्णय सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होते हैं तथा सभी मंत्रियों का यह कर्तव्य है कि वो मंत्रिमंडल के निर्णयों को माने तथा संसद के बाहर और भीतर उसका समर्थन करे। इसमें यह कहा गया है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है कि मान लीजिए कोई निर्णय, मंत्रिमंडल ने कोई निर्णय ले लिया है और कोई व्यक्तिगत रूप से मंत्री उस निर्णय से सहमत नहीं है, तो उसके पास सिर्फ दो ही विकल्प हैं। या तो वो मंत्रिमंडल के निर्णय का सपोर्ट करे, और कहाँ सपोर्ट करे, सदन के बाहर भी करे और सदन के भीतर भी करे। मतलब आम पब्लिक के बीच में या प्रेस मीडिया में भी उस बात का समर्थन करे कि हाँ मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है, मैं इसका समर्थन करता हूं, और सदन के अंदर भी उसका समर्थन करे। पहला विकल्प तो ये है कि उसको हर जगह सरकार के इस निर्णय का या मंत्रिमंडल के इस निर्णय का समर्थन करना होगा। और दूसरा विकल्प ये है कि अगर वो नहीं इसका समर्थन करता है तो त्यागपत्र देके मंत्रिपरिषद से बाहर हो जाए। ठीक है, तो ये चीज हमेशा सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब यह है कि एक मंत्री ने जो किया वो सारे मंत्री उसके समर्थन में रहें, ये चीज होता है। और अगर मंत्री उससे संतुष्ट नहीं है तो आप मंत्रिमंडल में मत रहिए, आप इस्तीफा देके बाहर हो जाइए, 9 2 11 हो जाइए, क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का आपने उल्लंघन कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए अब अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी उल्लेखित है, जिसमें यह प्रावधान है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे तथा राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है। इसका मतलब यह है कि व्यक्तिगत रूप से मान लीजिए किसी मंत्री से प्रधानमंत्री खुश नहीं है या उसको मंत्रिमंडल से हटाना चाहता है, तो राष्ट्रपति को तुरंत सिफारिश करेगा कि इसको आप मंत्रिमंडल से बाहर कर दीजिए या बर्खास्त कर दीजिए। तो ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हो गया भाई कि किसी मंत्री से अगर प्रधानमंत्री खुश नहीं है। और जानते ही हैं कि इस समय जैसे कि 2014 से लेकर 2024 तक जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चली है, इसमें जानते हैं बहुत इस पावरफुल प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी थे, और जिसको चाहते थे उसी को मंत्री बनाते थे और जब चाहता वो मंत्री को हटा देते थे। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग कोई काम नहीं करता था या किसी से खुश हो जाते थे कि इसकी परफॉर्मेंस सही नहीं रहती थी, या उनको लगता था किसी दूसरे को नियुक्त करेंगे तो उसका यहाँ पे परफॉर्मेंस ज़्यादा सही होगा। तो आपने देखा होगा कई बार मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया। लेकिन अब कोalition सरकार चली है। अब इसमें क्या है कि 2024 में ये सरकार गठित हुई है, इसमें क्या है कि 272 किसी भी पार्टी को प्राप्त नहीं है बहुमत। भारतीय जनता पार्टी 240 सदस्य जीत कर आए हैं, तो ये भी बहुमत से कितना 32 सीट आगे है, पीछे है। तो इसको कोalition सरकार गठन करना पड़ेगा, जिसमें बाकी इसके सहयोगी दल उनके। अब इसमें क्या है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य जो हैं, जैसे घटक दल हैं, तो अब प्रधानमंत्री की स्थिति पहले की अपेक्षा क्या हुई, थोड़ी कमजोर हुई है। ठीक है, तो इसमें फिर भी क्या होता है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य को बाहर करना है तो उसमें प्रधानमंत्री ही मेन भूमिका निभाता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है कि इसको मंत्रिपरिषद में रखना है कि नहीं रखना है। अब देखिए एक चीज बहुत विवाद होता है कि फुल फ्लेज मेजोरिटी वाली सरकार चाहिए, जैसे स्पष्ट बहुमत वाली सरकार चाहिए जिसको 272 से अधिक मतलब आंकड़ा प्राप्त है, वो सरकार अच्छी होती है कि कोalition गवर्नमेंट अच्छी होती है, जिसको फुल फ्लेज मेजोरिटी ना हो बल्कि कई दलों के गठबंधन से सरकार चल रही हो, वो सरकार अच्छी होती है। अब इस पर डिपेंड ये करता है ना कि आपका मत क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि जो मतलब स्ट्रांग गवर्नमेंट होती है, जो फुल फ्लेज मेजोरिटी वाली होती है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो इसमें क्या था कि जो 2019 से 2024 तक शासन सरकार चली है, इसमें बीजेपी को 303 सीटें मिली थी। ये 272 से क्या है, बहुत ज़्यादा है, 31 सीटें अधिक हैं, मतलब अधिक हैं। तो इसी सरकार चाहिए कि जो अभी चल रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 240 सांसद हैं और इसको 272 का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए सहयोगी दल का समर्थन लेना चाहिए। इसमें बहुत विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि जो स्ट्रांग गवर्नमेंट होती है वो बहुत स्ट्रांग डिसीजन लेती है और इससे जो है देश मजबूत रहता है, ये रहता है, और जो कोalition गवर्नमेंट होती है वो बहुत सही डिसीजन नहीं ले पाती। ये गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की मंशा क्या है और गवर्नमेंट किसके लिए काम करना चाहती है। कोalition गवर्नमेंट में भी देश स्ट्रांग रहता है और जो बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट होती है उसमें भी इंक्रोचमेंट हो जाता है। हमने देखा कि जो गालवान घाटी है और जो डोकलाम क्षेत्र विवाद अरुणाचल प्रदेश का है, वो चाइना ने इंक्रोचमेंट किया, वो भी बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट के समय में किया। और जो चाइना ने 1962 में जो अटैक किया था इंडिया पे, वो भी बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट के समय अटैक किया था। तो ये इस पर डिपेंड नहीं करता है कि वो, और कारगिल युद्ध हमने जीता था वो भी कोalition गवर्नमेंट थी, एनडीए की गवर्नमेंट थी 1999 में।
तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोalition गवर्नमेंट और कौन सा गवर्नमेंट सही है। बहुत से लोग कहते हैं कि जो मजबूर सरकार होती है वो जो हाशिए पे रहने वाले वर्ग हैं इनके लिए कार्य करती है, जनाकांक्षी कार्य करती है। जैसे देखिए यूपीए गवर्नमेंट ने जो 2004 से 2009 के बीच में जो कार्य किया, जिसमें कई अच्छे विधेयक लाए गए, जिसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन लाया गया, फिर उसी गवर्नमेंट में लाया गया था राइट टू एजुकेशन का जो प्रोफार्मा था वो था तैयार किया गया, राइट टू एजुकेशन का, ठीक है, RTI और RTE जिसको कहते हैं। फिर मनरेगा जो था, जो पहले नरेगा के नाम से था, मनरेगा उसके समय आया था, ठीक है। तो उस गवर्नमेंट में कोalition गवर्नमेंट थी, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें क्या किया था कि लोगों के लिए कार्य किए गए। तो ये चीज़ इस पर डिपेंड करती है कि आप क्या सोचते हैं, आप किस माइंड सेट के हैं। तो किसी को मजबूत सरकार चाहिए, किसी को मजबूर सरकार चाहिए, अब इस पर डिपेंड करता है कि कौन क्या सोचता है ये चीज़, ठीक है। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे, अपने हिसाब से आप लिखेंगे आंसर। अब क्या है, कोई विधिक उत्तरदायित्व तो नहीं है। देखिए क्या है ना कि भारत में कोई भी निर्णय लिया जाता है या कोई भी आदेश जारी किया जाता है तो उस पर मंत्री का हस्ताक्षर नहीं होता है। अगर केंद्र सरकार कोई निर्णय जारी करती है तो उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, और कोई भी राज्य में जारी करता है तो उस पर राज्यपाल का हस्ताक्षर होता है। तो देखा होगा आपने। अब देखिए इसको पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किसी भी मंत्री के लिए किसी भी प्रकार की विधिक जिम्मेदारी का कोई उपबंध नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति द्वारा जनहित में जारी किसी आदेश पर भी कोई मंत्री प्रति हस्ताक्षर करे। यहाँ तक कि मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी गई किसी सलाह की भी जांच न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। तो इसका मतलब है कि कोई आदेश है या कोई जनहित में कार्य किया गया है तो उस पर मंत्री के हस्ताक्षर नहीं होते हैं। हस्ताक्षर कितने होते हैं? केंद्र सरकार जारी कर रही है तो राष्ट्रपति के होते हैं, और राज्य सरकार जारी करती है तो राज्यपाल के होते हैं। जबकि इसके विपरीत ब्रिटेन में क्या स्थिति है कि ब्रिटेन में यह प्रावधान है कि सार्वजनिक कार्य के लिए राजा का प्रत्येक आदेश मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा उस आदेश द्वारा यदि किसी कानून का उल्लंघन होता है तो इसका उत्तरदायित्व मंत्री पर होगा तथा उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें राजा कोई जिम्मेदार नहीं, उसका कोई हस्ताक्षर नहीं होगा, मंत्री के हस्ताक्षर होंगे। और उसका कारण क्या है कि राजा कभी गलत नहीं हो सकता है। ये चीज़ है कि राजा भाई गलत नहीं है, कोई गलत काम किया है तो मंत्री जिम्मेदार हो, राजा क्यों जिम्मेदार होगा? तो ये चीज़ है। सैद्धांतिक रूप से हमारे यहाँ भी राष्ट्रपति को कोई इस पर लीगल कार्रवाई नहीं की जाती है कि आपने नोटिस जारी किया है, ठीक है, या ऐसी किया है, वो तो मंत्री ही होता है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से बात की जा रही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं मंत्रिपरिषद की संरचना क्या है। तो देखिए मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। अभी हम लोगों ने जो प्रीवियस क्वेश्चन देखा था उसमें हमने देखा था, तो उसमें पहला कथन जो था वो 4 श्रेणियों में, तो 4 श्रेणियों में नहीं होता है, 3 श्रेणियों में होता है। पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री जिसको कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री। अब इसी राज्य मंत्री में एक स्वतंत्र प्रभार होता है, तो ये इसी का पार्ट है, कोई अलग मंत्री का वर्गीकरण नहीं है। फिर अगला है उप मंत्री। तो देखिए कैबिनेट मंत्री जो होते हैं ना, ये किसी न किसी मंत्रालय या विभाग के हेड होते हैं। राज्य मंत्री जो होते हैं ना, ये कैबिनेट मंत्री के कुछ कार्यों को बांटने के लिए होते हैं। ठीक है, कुछ कार्यों को बांटने के लिए होते हैं। और एक होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, तो उसका ये मतलब है कि जो राज्य मंत्री समान है ना, इनका कोई ना कोई कैबिनेट मंत्री है, लेकिन जो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं, इसका मतलब है कि वो उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने मंत्रालय के हेड ही हैं वो। ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, वो अपने मंत्रालय के हेड ही हैं। ठीक है, और जो उप मंत्री होते हैं ना, ये बेचारे सहयोग के लिए होते हैं, इनको कोई अधिकार नहीं होता है। ये कपड़ा लत्ता पहन के और अपने जो प्रोटोकॉल के साथ जाते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, इनको कोई काम हम नहीं होता है। अब व्यवहारिक रूप से बता रहे हैं, सैद्धांतिक रूप से भाई तो इनका भी जलवायु है कि मंत्री हैं, कैबिनेट मतलब सेंटर में मंत्री हैं ये, लेकिन इनका कोई विशेष काम नहीं होता है। ये बस एक होता है कि हेल्पर की भूमिका में होते हैं, इनको कोई विभाग भी नहीं दिया जाता है। राज्य मंत्री तो विभाग दिया जाता है, ठीक भाई चलो इस मंत्रालय में ये विभाग तुम देखो, ये विभाग तुम देखो, ये विभाग तुम देखो। इन विचारों को कोई काम नहीं होता उप मंत्रियों को, बस इनको एक होता है ना कि ऑर्नामेंटल होते हैं। ठीक है, बहुत सी चीज़ें ये हैं। हालांकि अब राज्य मंत्रियों को भी क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर इस समय तो क्या है, सारा काम पीएमओ ही देखता है। तो बहुत से कैबिनेट मंत्री भी हैं, वो भी अपने मतलब विभाग में या अपने क्षेत्र में, डोमेन में कोई काम बहुत नहीं कर पाते हैं, सारा कुछ पीएमओ ही करने लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए व्यवहारिक समस्या है। चलिए, यहाँ ध्यातव्य है कि नीति निर्माण में कैबिनेट मंत्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जो कैबिनेट होते हैं ना, जो ये कैबिनेट मंत्री होते हैं जिसको मंत्रिमंडल कहते हैं, ठीक है, तथा भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल कहा जाता है। जो मंत्रिमंडल होते हैं ना, सारे नीतिगत फैसले यही लेते हैं। ठीक है, और एक होता है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट का मतलब होता है कि जो कोर मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, जो प्रधानमंत्री के बहुत क्लोज्ड होते हैं और सारा नीतिगत निर्णय वही लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि आर्थिक कैबिनेट
की मीटिंग हुई थी या इसकी मीटिंग हुई थी, उसमें क्या होता है कि बहुत कोर मतलब महत्वपूर्ण मिनिस्टर हैं, जैसे इस समय गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, या फाइनेंस मिनिस्टर हैं, या एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ये लोग मिल के क्या करते हैं, ये कोर मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं जो सारे निर्णयों को लेते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352(3) के अंतर्गत किया गया है और इसे भी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर ही करेगा। ये तो मंत्रिमंडल शब्द मूल संविधान में कहीं नहीं था, ये 44वें संविधान संशोधन के अनुसार, नहीं तो सारे जगह मंत्रिपरिषद ही लिखा गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया और संविधान में सिर्फ एक ही बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कि जो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाएगी वो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर की जाएगी, ये नहीं कि राष्ट्रपति को लग गया तो उसने इमरजेंसी लगा दी। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब हम आते हैं मंत्रिपरिषद क्या होती है। तो देखिए मंत्रिपरिषद ये क्या होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसमें क्या होते हैं, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इन सबका सामूहिक नाम क्या है, मंत्रिपरिषद है। मंत्रिमंडल जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, अर्थात सभी कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्य तो होते हैं किंतु सभी मंत्रिपरिषद के सदस्य कैबिनेट मंत्री नहीं होते। इसका मतलब है कि ये जो बड़ा वाला है ये मंत्रिपरिषद हो गया, ये क्या हो गया, मंत्रिपरिषद हो गया, और इसके बीच में छोटा वाला क्या है, ये कैबिनेट मिनिस्टर हो गए सब। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद बड़ा समूह है और कैबिनेट मिनिस्टर छोटा समूह है। आकार में मंत्रिपरिषद बड़ी होती है जबकि मंत्रिमंडल छोटा होता है, परंतु महत्व की दृष्टि से मंत्रिमंडल अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि शासन की नीतियों से संबंधित सभी फैसले मंत्रिमंडल द्वारा ही लिए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि आकार में तो मंत्रिपरिषद बड़ी है लेकिन महत्व की दृष्टि से देखा जाए तो मंत्रिमंडल ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, क्योंकि शासन संबंधित सभी नीतियां जो है वो कौन निर्धारित करता है, वो मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। अब हम लोग आते हैं आज के जो अध्ययन किए उसके आधार पर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा, बताइएगा ये सही है कि नहीं सही है। दूसरा है, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएंगी, ये सही है कि नहीं है। अब इसमें से कोई भी अप्रोप्रिएट आंसर होगा इसको आप दीजिएगा, तो आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आई होप आपको इसको ये बहुत समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग फिर प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री तो की चैप्टर है तो उसको पढ़ेंगे फिर एक। ठीक है, इसके बाद राज्य की कार्यपालिका शक्तियों में हम फिर देखेंगे कि राज्य की का जो मंत्रिपरिषद उसको देखेंगे, फिर मुख्यमंत्री की भूमिका देखेंगे। इस तरह से हम लोग जैसे पढ़ा है कि राष्ट्रपति को देखा, फिर उपराष्ट्रपति को देख लिए, फिर राज्यों में राज्यपाल को देख लिए, फिर राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन कर लिए। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग कंपेरिजन करते हुए चलेंगे, तो इससे हम लोग को तैयारी जो होगी बहुत अच्छी होगी। और जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है ना वो कंपेरिजन पे आधारित है, तो इससे हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।